यह एक ऐसा दिन है जो शारीरिक रूप से स्मृति में अंकित है। एक पल जो आगे चलकर कई व्यक्तियों के जीवन को बदल देगा। 31 मार्च 1991 लंदन, इंग्लैंड में लगभग 10:45 बजे एक ब्रिटिश अदालत एक मामले में एक विनाशकारी निर्णय देने के लिए तैयार थी जिसने एक समूह के आधार को हिला दिया था जिसने दशकों से गोपनीयता में काम किया था। द फैमिली इंटरनेशनल, जिसे डेविड ब्रैंडेटबर्ग ने 1968 में स्थापित किया था, ने लंबे समय से अपने युवा सदस्यों के खिलाफ व्यापक शारीरिक और यौन शोषण के आरोपों का सामना किया था, लेकिन यह पल मोड़ का था। अदालत का निर्णय एक आंदोलन के अंधकारमयी हिस्से को उजागर करेगा जिसने एक क्रिश्चियन आउटरीच कार्यक्रम के रूप में अपनी छवि बनाए रखी थी। वर्षों से द फैमिली ने खुले आम तौर पर अपने अस्तित्व को छिपाया था, कमजोर व्यक्तियों को आकर्षित करने के लिए जिन्हें समाज के किनारों से आते थे। दुनिया जल्द ही उन अपराधों को देखेगा जिन्हें उन लोगों ने किया था जिन्होंने भगवान की सेवा करने का वादा किया था। अदालत में शांति का वातावरण था, न्याय की सेवा का समय था। शोर से दबी रोने और चिंतित संवादों का वातावरण था जब न्यायाधीश ने निर्णय दिया, जिसमें द फैमिली इंटरनेशनल को कई भयानक अपराधों के लिए दोषी ठहराया गया था। वातावरण में तनाव की गहराई थी जब निर्णय का वजन दोषी और पीड़ितों पर आ गया था। द फैमिली के वकील, जो बचाव के लिए कुछ भी बचाने की कोशिश कर रहे थे, अदालत के सामने खड़े होकर उनकी आंखें दया के लिए पुकार रही थीं। न्यायाधीश की आवाज, हालांकि मजबूत रही, कोई संदेह नहीं छोड़ती थी। द फैमिली इंटरनेशनल एक अधिकारवादी समूह था जिसने अपने युवा सदस्यों को अनुमानित कष्ट दिया था। डेविड बर्ग, समूह के आकर्षक नेता, एक व्यक्ति जिसने प्रेम और स्वीकृति का प्रचार किया था, लेकिन जिसने गुप्त रूप से शारीरिक और यौन शोषण का एक शासन स्थापित किया था, अदालत के कुर्सी पर बैठा था, न्यायाधीश की ओर अपनी आंखें लगाए हुए जब दंड की सुनवाई की जा रही थी। बर्ग की आंखें दया की कमी से भरी हुई थीं, एक संकेत कि एक व्यक्ति जो अपने आप के लिए अपने आप को पूरी तरह से प्रेम करता था और अपने विकृत इच्छाओं से प्रभावित था। उनके अनुयायी, जिनमें से कई अब बड़े हो गए थे लेकिन अभी भी समूह के विचारों से बंधे हुए थे, अदालत के सामने खड़े होकर अपने विश्व को टूटने की दिशा में देख रहे थे। बचपन की निर्दोष चेहरों वाले बच्चे जिन्हें समूह में शामिल किया गया था, अब दशकों के शोषण के कारण चेहरे से घायल हो गए थे। द फैमिली इंटरनेशनल की आध्यात्मिक छवि को उजागर किया गया था, जो अपने सदस्यों के लिए एक भयंकर अंधकारमयी हिस्से को उजागर करती थी जिसने दशकों से अपने सदस्यों को पीड़ित किया था। अदालत में गवाहों को देखा जा सकता था, जो अपने चेहरे पर पीले और खिंचे हुए थे, जैसे कि वे अपराधों के वजन को समझने की कोशिश कर रहे थे। कुछ पीड़ित थे, जिनकी आंखें आंसू से भरी हुई थीं, जैसे कि वे अपने द्वारा सहन किए गए शोषण को याद कर रहे थे। अन्य विशेषज्ञ और जांचकर्ता थे, जिन्होंने द फैमिली इंटरनेशनल के अपराधों के जाल को इकट्ठा किया था। वातावरण में भावनाओं की गहराई थी जब निर्णय का पूरा वजन समझ आया। यह एक समूह नहीं था जिसने सिर्फ गलती की थी, बल्कि यह एक समूह था जिसने सोच समझकर व्यवस्थित रूप से कई युवाओं के जीवन को नष्ट करने का काम किया था। अब चलिए इस कहानी की शुरुआत की ओर चलते हैं। यह एक ऐसी कहानी है जो एक आकर्षक नेता, डेविड ब्रैंडेटबर्ग, ने अपने टीन्स फॉर क्राइस्ट नामक एक आउटरीच कार्यक्रम को एक समूह में बदल दिया जिसने अपने सदस्यों के खिलाफ भयानक अपराध किए। बर्ग का डेविड बर्ग, जो द फैमिली इंटरनेशनल के संस्थापक थे, का जन्म 8 फरवरी 1918 को कैलिफोर्निया, संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ था। वह 50 वर्ष की आयु में थे जब उन्होंने अपने बचाव और अंतिम काल के संदेश को फैलाना शुरू किया। बर्ग ने शुरुआत में एक यात्री मिशनरी के रूप में काम किया और बाद में संयुक्त राज्य अमेरिका में चले गए,
जहां उन्होंने टीन्स फॉर क्राइस्ट समूह का पहला नाम शुरू किया। बर्ग को उनके आकर्षक व्यक्तित्व और भविष्यवाणी के नेतृत्व शैली के लिए जाना जाता था, जिसने पूरे विश्व में हजारों अनुयायियों को आकर्षित किया। वह एक प्रसिद्ध लेखक भी थे, जिन्होंने अपने अनुयायियों द्वारा पढ़े जाने वाले कई पत्रिकाएं और पत्र पैदा किए। द फैमिली इंटरनेशनल के नेता के रूप में डेविड बर्ग का दैनिक जीवन उनके यात्री मिशनरी कार्य और सेवा के प्रयासों द्वारा परिभाषित था। वह अक्सर एक स्थान से दूसरे स्थान पर चलते हुए अपने संदेश को फैलाते और नए समुदायों की स्थापना करते थे। बर्ग का परिवार भी उनके मंत्रालय का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। उनकी पत्नी मैरी ने समूह के वित्त और दैनिक कार्यों के प्रबंधन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बर्ग को उनके असामान्य दृष्टिकोण के लिए जाना जाता था, जिसमें उन्होंने अपने अनुयायियों को सामुदायिक सेटिंग्स में रहने और अपने संसाधनों को साझा करने के लिए प्रोत्साहित किया। उनके अनुयायियों ने अक्सर उन्हें मूसा डेविड के नाम से संबोधित किया, जो उन्हें उनके भविष्यवाणी के नेतृत्व का प्रतीक मानते थे। बर्ग की नेतृत्व शैली और समूह के कुछ अधिक कठोर अभ्यासों के बावजूद उन्हें कई अनुयायियों के लिए एक पसंदीदा और संबंधित व्यक्ति के रूप में देखा जाता था। उन्हें एक करुणामय और दयालु नेता के रूप में देखा जाता था, जो वास्तव में लोगों को आध्यात्मिक बचाव की तलाश में मदद करना चाहता था। उनके कई अनुयायियों ने उनकी साहस और निश्चितता की प्रशंसा की, भले ही वे कुछ उनकी पद्धतियों से असहमत थे। बर्ग का आकर्षक व्यक्तित्व और अपने अनुयायियों के साथ भावनात्मक स्तर पर जुड़ने की उनकी क्षमता ने उन्हें अपने अनुयायियों में एक मजबूत भावनात्मक निष्ठा और समर्पण का निर्माण करने में मदद की। उनकी भविष्यवाणी की नेतृत्व शैली और आध्यात्मिक मार्गदर्शन पर जोर ने उन्हें विश्वसनीय और अधिकारिता का प्रतीक बनाया। बर्ग के अनुयायियों के साथ उनके संबंध गहरे और भावनात्मक रूप से चार्ज थे, जिसमें कई अनुयायियों ने एक गहरी भावनात्मक संबंध और निष्ठा की भावना की रिपोर्ट की। बर्ग ने खुद को अपने अनुयायियों के लिए एक पिता के रूप में देखा और कई ने उन्हें अपने आध्यात्मिक पिता के रूप में संबोधित किया। उन्हें उनकी अत्यधिक भावनात्मक प्रबंधन के लिए जाना जाता था, जिसमें अक्सर दोष और शर्म का उपयोग करके अपने अनुयायियों को नियंत्रित किया जाता था। इन रणनीतियों के बावजूद कई अनुयायी ने बर्ग पर विश्वास किया और उन पर विश्वास किया, अक्सर उन्हें अपने जीवन के सबसे महत्वपूर्ण कारकों में से एक के रूप में स्थापित किया। जैसे ही हम इस कहानी में गहराई से जाते हैं, यह सवाल बना रहता है, डेविड बर्ग को अपने संगठन में शारीरिक और यौन शोषण की संस्कृति को बनाने के लिए क्या प्रेरित किया। 1970 में था। एक ठंडी शाम लॉस एंजल्स, कैलिफोर्निया, अमेरिका में सूरज शहर के घने दृश्य के ऊपर सेट हो रहा था, जबकि जिस समूह को जाना जाता था द फैमिली इंटरनेशनल जैसे शुरुआती में गति प्राप्त कर रहा था। डेविड बर्ग या मोसेस डेविड के रूप में वह जाना जाएगा, ने अपने संदेश को बचाने और अपोकैलिप्सिस को फैलाने के लिए अपने बढ़ते हुए अनुयायियों के साथ शीर्ष पर था। लॉस एंजल्स की सड़कें विरोध और विद्रोह के साथ जीवंत थीं, जैसे कि 1960 के दशक के काउंटर कल्चर आंदोलन पूरी तरह से चल रहा था। बर्ग के शब्दों में जल्दबाजी का भाव था, अपने अनुयायियों को आगामी भयानक भय के बारे में चेतावनी देते हुए। जब वर्ष समाप्त हो रहा था, तो फैमिली इंटरनेशनल के सबसे भयानक अपराधों के बीच शुरू होने लगे थे। बर्ग का दृष्टिकोण एक दुनिया में भयानकता और उसकी आत्मिक क्रांति की वादा करने वाला था, जो एक विविध समूह के युवाओं को आकर्षित कर रहा था, जो सभी जीवन के रास्तों से थे। कई मुख्यधारा के समाज से निराश थे और बर्ग की आशा और पुनर्जन्म की बातें उन्हें गहराई से प्रभावित कर रही थीं। जब समूह बढ़ा, तो बर्ग का नियंत्रण भी बढ़ा और उसने अपने अनुयायियों पर कठोर नियम लागू करना शुरू किया। उसने पूर्ण समर्पण की मांग की और जो लोग इसका पालन नहीं करते थे,
वे अक्सर दूरस्थता और दंड का शिकार हो जाते थे। यह डर और शोषण के माहौल में था कि फैमिली इंटरनेशनल के सबसे अंधकारमय रहस्यों के बीज बोए गए थे। वर्षों के दौरान बर्ग के अनुयायी जारी रहे और उनके साथ समूह का प्रभाव बढ़ा। यह 1976 में था जब बर्ग ने फ्लर्टी फिशिंग की अवधारणा का परिचय दिया, जो एक विकृत रणनीति थी जिसमें यौन संबंधों का उपयोग नए प्रवेशकों को आकर्षित करने और परिवर्तन करने के लिए किया जाता था। समूह के सदस्यों को प्रॉमिस्क्यूशी व्यवहार में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित किया गया था, और जो लोग इनका विरोध करते थे उन्हें अलगाव और दंड का सामना करना पड़ा। बर्ग द्वारा प्रचारित प्रेम और स्वीकृति का संदेश एक मुखौटा था, और पीछे की दीवार पर दुर्व्यवहार और शोषण की संस्कृति फलने फूल रही थी। बर्ग के अनुयायियों को इन विकृत गतिविधियों में भाग लेने के लिए मजबूर किया गया था, जो अक्सर उनकी मर्जी के खिलाफ था। फैमिली इंटरनेशनल के अपराधों का सबसे चौंकाने वाला विवरण यह है कि बर्ग को बच्चों के साथ यौन दुर्व्यवहार के कई मामलों में आरोपित किया गया था। हाँ, आप सही सुन रहे हैं। समूह के प्रमुख पैगंबर और नेता को अपने बच्चों की रक्षा करने का दावा करने वाले बच्चों के खिलाफ दुर्व्यवहार करने का आरोप था। बर्ग के खिलाफ लगाए गए आरोप अभी भी विवाद में हैं, लेकिन एक बात तो स्पष्ट है, इस आदमी के कार्यों से कई युवाओं के जीवन का हमेशा के लिए नुकसान हुआ था। इन अपराधों के पूर्ण विस्तार को आगे के अध्यायों में प्रकट किया जाएगा, लेकिन अभी के लिए आइए इस सभी के बीच के शॉकिंग हॉरर पर विचार करें। फैमिली इंटरनेशनल के अपराधों की पूरी सीमा एक आश्चर्यजनक एक है, और जब हम इस रबिट होल में गहराई से जाएंगे तो हमें यह देखने के लिए मजबूर किया जाएगा कि यह अपराध के सबसे अनुभवी प्रेमी को भी चौंका देगा। बच्चों के विवाह और गर्भपात से लेकर व्यापक शारीरिक और भावनात्मक दुर्व्यवहार तक समूह द्वारा किए गए अपराधों की सूची एक लंबी और भयावह एक है। हम इसका अन्वेषण करेंगे, लेकिन अभी के लिए आइए बस कहें कि फैमिली इंटरनेशनल के बारे में सच्चाई बहुत अधिक है, और हमने कभी सोचा ही नहीं था। आगे के अध्याय में हम बर्ग के उत्तराधिकारी कैरन ज़िबी के खिलाफ आरोपों का विश्लेषण करेंगे और फैमिली इंटरनेशनल के नेतृत्व की भयावह विरासत को देखेंगे। लेकिन पहले हमें यह पूछने के लिए छोड़ जांच द फैमिली इंटरनेशनल में शुरू हुई कई देशों में हुई जब शारीरिक शोषण के आरोपों का सामना किया गया। पुलिस विभागों को समूह के भीतर जटिल संबंधों के जाल से निपटने के लिए संघर्ष करना पड़ा। उन्होंने कई सदस्यों से मुलाकात की जिन्होंने अपने नेताओं द्वारा धोखा दिया होने का दावा किया, जबकि अन्य सहयोग करने से इनकार कर दिया। शुरुआत में अधिकारियों की प्रतिक्रिया धीमी थी, और यह नहीं था कि वर्षों बाद की शोषण का पूरा विस्तार स्पष्ट हो गया। यूके में एक उच्च प्रोफाइल अदालती मामले ने अंततः समूह को एक अधिकारवादी कुल के रूप में पाया, जिससे अंतर्राष्ट्रीय ध्यान को मुद्दे पर लाया गया। एक महत्वपूर्ण सबूत जो सब कुछ बदल दिया था, वह एक पूर्व सदस्य का बयान था जिसने टीएफआई के अंदरूनी सर्कल का हिस्सा था। यह व्यक्ति ने विस्तृत विवरण दिए कि शोषण कैसे हुआ, जिसमें शामिल लोगों के नाम और शोषितों को चुप कराने के तरीके शामिल थे। उनका बयान अन्य गवाहों द्वारा समर्थित था, जिनमें एक महिला शामिल थी जिसने खुद को कैरेन जेरबी का शिकार बताया था। शोषण के सबूतों की विशाल संख्या और बयानों की सुसंगतता ने समूह को आरोपों को नकारने के लिए बढ़ती मुश्किल में डाल दिया। जांच जारी रहने के साथ यह स्पष्ट हो गया कि शोषण व्यापक और प्रणालीगत था। जांच का केंद्र डेविड बर्ग, कैरेन जेरबी